नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विशेष कार्यक्रम में, विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस भारत का। भारत आज अपनी आज़ादी का 78वां वर्षगांठ मना रहा है। 1947 में हम आज़ाद हुए थे। 2025 78 वर्ष की हमारी आज़ादी है। 79वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। अगर इन 79 वर्षों के अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। और देश की आज़ादी के बाद आज़ादी का मतलब होता है कि अब हमारे पास स्वतंत्र हैं हम। मतलब स्वतंत्र हैं मतलब अपना तंत्र होगा हमारा। उससे पहले क्या था कि तंत्र हमारा नहीं था, अंग्रेजों का तंत्र था। भारत के फैसले ब्रिटिश सरकार किया करती थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद स्वतंत्रता का मतलब ये स्व का तंत्र, मतलब अपने तंत्र के द्वारा हम शासित होंगे। यही मतलब स्वतंत्रता का। आज़ादी के आंदोलन के जितने भी सिपाही थे जो उन दिनों हमारे देश के भाग्य विधाता थे, उन सभी लोगों ने हमें यही सिखाया। जितने भी बड़े राष्ट्रीय नेता थे उन सभी लोगों ने हमें यही सिखाया। मित्रों, आज हम किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करेंगे, केवल बात करेंगे हम देश की स्वतंत्रता की, कि भारत को आज़ादी मिली। आज मैं उस इतिहास में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि उससे विवाद होगा। मैं आज कोई दलगत विवाद की बातें, किस दल ने क्या देश के लिए कंट्रीब्यूट किया, क्या देश के लिए धोखा किया, आज उसकी बात मैं नहीं करूंगा। क्योंकि आज जब एक कहावत है कि जो पीछे बीत गई, इतिहास से सबक लेकर हम भविष्य की योजनाओं के अनुसार अपने देश का नवनिर्माण करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए। इतिहास से सीखना तो चाहिए, लेकिन बार बार इतिहास को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए देश की जनता को जिससे कि हमें उन चीज़ों को हम दोहरा लें जिस कारण से हम कभी गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जब देश को आज़ादी मिली तो देश के जो भी हमारे आज़ादी आंदोलन के नायक थे उन लोगों ने यह तय किया कि सबसे पहले हमारा देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा। मतलब लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए माने स्वतंत्र होगा, मतलब स्व का तंत्र होगा। मतलब हमारा अपना तंत्र क्या होगा, वह होगा लोकतंत्र। मतलब जिसमें स्वतंत्रता में लोकतंत्र होगा। मतलब यहां पर किसी राजा महाराजा, किसी व्यक्ति का तंत्र नहीं चलेगा, किसी विचार अलग से कोई विचारधारा का तंत्र नहीं चलेगा, बल्कि तंत्र किसका चलेगा, तो लोक का तंत्र चलेगा। इस तंत्र के सबसे मजबूत जो अंग होंगे वो लोक होंगे, आम लोग होंगे। इस देश की जो आबादी है, अगर वर्तमान में हमारे देश की आबादी लगभग 145 करोड़ है, तो ये 145 करोड़ लोगों का तंत्र होगा। उन दिनों जो देश की आबादी 30 करोड़ थी, तो खैर 30 या 33 करोड़ थी, तो जो आबादी थी उन्हीं लोगों का तंत्र था। अब उन्हीं 33 करोड़ और 30 करोड़ से तो हम बढ़ते बढ़ते 145 करोड़ हुए। तो मतलब देश के और उस लोकतंत्र को चलाने के लिए, चूंकि राजतंत्र की बात करेंगे, तानाशाही की बात करेंगे, तो राजतंत्र और तानाशाही में किसी संविधान की जरूरत नहीं होती है, किसी भी संविधान की जरूरत नहीं होती है। वहां तो कहा जाता है मुखे कानून छो, मतलब जो राजा ने कह दिया वही राजा की जुबान से निकले हुए वाक्य ही कानून बन जाते हैं। नहीं, राजतंत्र का मतलब यही होता है, तानाशाही का मतलब यही होता है। तानाशाही में भी कोई संविधान की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हमने तय किया कि अब हम जब स्वतंत्र हो गए हैं तो शासन प्रणाली लोकतंत्र होगा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगा। तो लोकतंत्र को चलाने के लिए किसी राजा महाराजा के कहे के अनुसार तो नियम कायदे नहीं बनेंगे, तो उसके लिए एक संविधान होगा। संविधान मतलब ऐसा विधान जो सबके लिए एक जैसा होगा, बराबर का विधान होगा। मतलब संविधान मतलब बराबर का कानून होगा। इस देश की सभी पूरे जो जितनी भी स्टेक होल्डर हैं सबके लिए, किसी के लिए कोई विशेष कानून देश के संविधान में नहीं होगा।
अगर होगा तो फिर वो संविधान नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो संविधान नहीं होगा। अगर किसी के लिए विशेष कानून होता है तो फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि तब तो जो अलग से किसी समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जो अलग से व्यवस्थाएं की जाती है, तो क्या वो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या वो भेदभाव है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था किया कि जैसे परिवार में अगर 5 लोगों का परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, 3 लोग पढ़े लिखे हैं, एक व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है और पांचवा व्यक्ति वो किसी कारण से पढ़ नहीं पाया, वो शिक्षित नहीं हो पाया, उसका विकास आर्थिक नहीं हो पाया, उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ, तो फिर ये उन 3 लोगों की जिम्मेवारी होगी जिनका विकास हो चुका है कि वो चौथे और 5वें व्यक्ति का भी विकास कराएंगे। कैसे? तो वो विकास कराने के लिए उनको अधिकार तो बराबर का ही मिलेगा, लेकिन कुछ विशेष सुविधाएं की जाएंगी उनके लिए। और यही वो आधार है भारत के संविधान में, जिसके तहत हम सुनते हैं बार बार कि आरक्षण की व्यवस्था होती है। मतलब आरक्षण का मतलब होता है संरक्षण। जैसे हम अपने परिवार के अंदर जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो सभी परिवार के सदस्य उस बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं, तब तक सेवा करते रहते हैं जब तक कि वो व्यक्ति फिर से अपने पैरों पे उठ के खड़ा नहीं हो जाता। तो जो आरक्षण लागू करने के पीछे समाज के अंदर वही, जो संविधान निर्माताओं के दिमाग के अंदर वही बातें थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे, तो काफी लंबी बहस हुई थी इस मुद्दे पर भी, और उसके बाद ये चीजें देश के संविधान के अनुसार ये व्यवस्थाएं लागू की गई। हाँ ठीक है, समय दर समय इसमें कई संशोधन भी किए गए। जब जब लगा विधायिका को कि संविधान के अंदर कुछ कमी है, तो हमारा लोकतंत्र जीवित लोकतंत्र है, कोई मृत लोकतंत्र नहीं है कि एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये प्रगतिशील लोकतंत्र है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अगर इस देश के स्टेक होल्डर हैं, भारत के हम नागरिक हैं, तो हम इस देश में हिस्सेदार हैं। नहीं, राहत इंदौरी का वो बयान सबको याद होगा। ठीक है, हम किराएदार नहीं बल्कि हम हिस्सेदार हैं। तो सही में इस देश की 145 करोड़ की आबादी इस देश में हिस्सेदार है। लेकिन हिस्सेदारी केवल अधिकार में नहीं होती है मित्रों, हिस्सेदारी कर्तव्य में भी होता है। इस देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं और वो जिम्मेवारी हमें पहले निभानी पड़ती है अपने अधिकार को पाने के लिए। अगर हम अपनी जिम्मेवारी मतलब अपना कर्तव्य नहीं निभाते अगर, तो फिर हमारे मौलिक अधिकार भी मांगने का हमें हक नहीं है। तो सबसे पहले एक बात समझने की आवश्यकता है कि इस देश के अंदर संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें हमारा कर्तव्य निभाना होगा। ये आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, इस देश के नागरिकों को यह शपथ लेनी चाहिए कि हमें उतना ही अधिकार मिल सकता है जितना हम कर्तव्य निभाएंगे इस देश के प्रति। हाँ, जो कमजोर हैं, जो जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, उनको समाज जिस प्रकार से परिवार संरक्षण देता है, वैसे ही भारतवर्ष ये उन व्यक्तियों को, उन समाज के समूह को हर वक्त संरक्षण देता रहा है और दिया जाना चाहिए। लेकिन और इन जितने भी ये शासन प्रणाली है लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं, इस बात पर आप गौर कीजिएगा, क्योंकि अगर आज आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो पूरी बातें समझ में नहीं आएगी मित्रों। इसीलिए मैंने कहा कि भारत की आजादी की घोषणा के बाद जब हम स्वतंत्र होने की घोषणा हमने किया, अर्धरात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से जब झंडोत्तोलन किया, तिरंगा फहराया गया, यूनियन जैक को गिराया गया, उसके बाद हमने घोषणा किया कि नाउ वी हैव गॉट फ्रीडम, हम आजाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, अब हमारा तंत्र काम करेगा। वैसे वास्तव में प्रैक्टिकली हमारा तंत्र तो 26 जनवरी 1950 के बाद काम करना शुरू हुआ, उससे पहले एक जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार हम काम कर रहे थे। खैर, तो
इस लोकतंत्र को चलाने के लिए जो अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा आप। इस लोकतंत्र को चलाने के लिए जो हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्थाएं दी कि लोकतंत्र मतलब कैसा लोकतंत्र होगा हमारे यहां। दुनिया भर में लोकतंत्र के कई मॉडल थे, दुनिया भर के अंदर कई मॉडल थे लोकतंत्र के। एक ब्रिटिश मॉडल था, एक अमेरिकन मॉडल था। हाँ ठीक है कि उन दिनों हमने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो एक जमाने में भारत में हुआ करती थी, उसका शायद हमारे पूर्वजों ने अध्ययन ठीक तरीके से नहीं किया, क्योंकि हमारे पूर्वज सब हीन भावना से ग्रसित थे। ठीक है, वो मान के चल रहे थे कि जो भी अंग्रेजों के पास है वो वही सर्वश्रेष्ठ है, हमारे पास जो भी था जो भी है वो सब निचले दर्जे का है। मतलब हम बहुत ही पिछड़े हुए समाज हैं, हम बहुत ही दलित हैं, हम बहुत ही कुचले हुए हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे अंधविश्वास हैं, कुरीतियां हैं। हम केवल अपने आप को दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ समाज मान रहे थे, इसीलिए हमें खुद के अंदर कोई व्यवस्थाएं हमने ढूंढने का ही प्रयास नहीं किया, तो मिलता कैसे। खैर, हम आते हैं मुद्दे पर। तो कई मॉडल थे जिनमें भारत ने मॉडल चुना बहुदलीय लोकतंत्र का। बहुदलीय लोकतंत्र मतलब कि कोई एक दल दो दल नहीं होंगे यहां पर। अगर हम देखें, अगर प्रायः प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, सैद्धांतिक रूप से नहीं, अमेरिका में देखते हैं तो दो दल हैं वहां पर, डेमोक्रेट हैं और रिपब्लिकन हैं। ठीक है, लेकिन भारत ने चुना कि नहीं, हम बहुदलीय लोकतंत्र होगा हमारे यहां हर विचारधारा के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार होगा। मतलब जनता जिसको आदेश देगी वही देश पर, राज्य पर शासन करेगा। और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी हमारे यहाँ, पंचायती राज, फिर राज्य स्तर पर, और फिर संघ केंद्र स्तर का। ठीक है, तो हमने अपने शासन की सुविधा के लिए पंचायतों का निर्माण किया। उससे पहले मैं इस इतिहास में नहीं जाना चाहता कि देश का एकीकरण कैसे हुआ, हम कैसे बटे हुए थे, उसकी बात हम कभी और दिन करेंगे। आज हम जिस मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं वो मुद्दा है कि बहुदलीय लोकतंत्र को हमारे पूर्वजों ने अपनाया भारत के लिए। और 1952 का लोकसभा चुनाव होता है, हर 5 वर्ष पर चुनाव हुआ। बीच में कई मिड टर्म पोल, मध्यावधि चुनाव भी देश को कराना पड़ा, विशेष रूप से 1952, 57, 62, 67 के बाद एक मिड टर्म पोल हुआ 1969 में। 1967 के बाद 1969 में मिड टर्म पोल हुआ, चूंकि कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया। ठीक है, इस कारण से जो है 69 नहीं, मैं बताऊं 67 के बाद 71 में हुआ लोकसभा चुनाव। सॉरी, गलती हो गई, 67 के बाद 1971 में लोकसभा चुनाव हुआ। और उसके बाद चूंकि आपातकाल देश में लगा तो 1 साल देर हुआ, चूंकि संसद का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर इंदिरा गांधी के समय में जब आपातकाल देश पर थोपा गया था तो 6 साल हो गया था। तो 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ, फिर 1980 में हुआ, फिर 1984 में हुआ। इंदिरा गांधी की शहादत के बाद कुछ महीने पहले ही राजीव गांधी ने लोकसभा का चुनाव करवा लिया था। फिर 89 में हुआ जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। फिर 91 में चुनाव हुआ जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। फिर 96 में हुआ चुनाव जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 13 दिन के लिए, लेकिन वो सरकार में बहुमत सिद्ध नहीं कर सके लोकसभा में। तो फिर HD देवगौड़ा की सरकार बनी कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से। फिर IK गुजराल बने प्रधानमंत्री। फिर तो उसके बाद फिर 1998 में चुनाव हुआ। 98 में वाजपेयी को बहुमत मिला, अटल बिहारी वाजपेयी को, लेकिन तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया। दोबारा फिर मध्यावधि चुनाव हुआ 99 में चुनाव हुआ तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 वर्षों की सरकार चलाई। फिर 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर 9 में हुआ, 14 में हुआ, 19 में हुआ, 24 में हुआ। ये हमारा लोकसभा चुनाव का इतिहास रहा है। तो हमने बहुदलीय लोकतंत्र चुना। तो अगर हम देखते हैं तो 1947 से लेकर 1977 तक देश में एक पार्टी की सरकार रही। हाँ, कुछ राज्यों में बीच में संविध सरकारें बनी। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों की सरकार बनी, कांग्रेस उखड़ी वहां से।
ठीक है, लेकिन मोटे तौर पे 77 तक एक छत्र शासन रहा कांग्रेस का। 1977 में आपातकाल के बाद कई राज्यों में जनता पार्टी की सरकार बनी। तो जनता पार्टी की सरकार बनी तो फिर केंद्र में जब इंदिरा गांधी आई तो उसी प्रकार से इंदिरा गांधी ने हर राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया। जैसे जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कार्यकाल पूरा नहीं होने के बावजूद जनता पार्टी की सरकार ने उस समय के कांग्रेस के सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, तो ये परंपराएं चली। तो लेकिन जो बहुदलीय लोकतंत्र अपने देश में है, सबसे बड़ा जो देश के सामने चुनौती है, आज जिस बात की मैं चर्चा करना चाहता हूं कि अगर इस देश के अंदर आप सोचिएगा, क्योंकि आज के दिन हर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, हर व्यक्ति को या हर समाज के रूप में भी, एक परिवार के रूप में भी जब तक हम आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक विकास का रोड मैप हम विकसित नहीं कर सकते। तो आज जब बहुदलीय लोकतंत्र हमारे यहां है तो एक बात तय है कि हमारे यहां लोकतंत्र को चलाने की जिम्मेवारी, सरकार को चलाने की जिम्मेवारी, व्यवस्था को चलाने की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई है? राजनीतिक दलों को। इस लोकतंत्र को, इस आजादी को, इस स्वतंत्रता को, इस संविधान को बचाने की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई है? राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दल के माध्यम से ही मैं दोबारा कई बार रिपीट कर रहा हूं, राजनीतिक दलों के माध्यम से ही हम भारत के लोग देश में स्वतंत्रता, संविधान, लोकतंत्र, हर चीज की रक्षा कर सकते हैं। सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? अगर सहमत नहीं है तब भी कमेंट कीजिए, असहमत है तब भी कमेंट कीजिए। तो यदि राजनीतिक दल संविधान के अनुसार काम करने वाले नहीं हैं, अगर राजनीतिक दल मतलब अपने संविधान के अनुसार, हर राजनीतिक दल के पास संविधान है मित्रों, बिना संविधान बनाए राजनीतिक दल का पंजीकरण नहीं होता। तो अगर हर राजनीतिक दल अपने अपने दलों के संविधान के मूल भावना के अनुसार अगर राजनीतिक दलों का संचालन नहीं होता है, यदि राजनीतिक दलों में लोकतंत्र नहीं होता है, अगर राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो जनता द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा चुने नहीं जाते हैं, तो आप एक बात का जवाब दीजिए कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र कितने दिन तक सुरक्षित रहेगा? कितने दिन तक संविधान सुरक्षित रहेगा? कितने दिन तक हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सोचिएगा जरूर, जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्कार।